डियर एसीसीए कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग एंड कैसी चल रही है आपकी एसीसीए की एग्जाम प्रिपरेशन? आई नो दैट एग्जाम का टाइम है, मतलब स्ट्रेस का टाइम है, बट स्ट्रेस नहीं लेना, बिकॉज हम और एसीसीए की गाइडेंस आपके साथ हैं। तो गाइस देखो, आप सबने देखा होगा कि अब तक के रेगुलर सेशंस में भी या फिर नॉर्मली डिस्कशंस में मैं बहुत बार बोलती हूँ कि यूज एसीसीए रिसोर्सेज वाइजली टू क्लियर योर एसीसीए एग्जाम्स। एंड बच्चों का क्वेश्चन आता है, मैम कौन सा रिसोर्स यूज करें, कैसे यूज करें, एंड इसके ऊपर भी हमने गाइडेंस बहुत बार दी है। तो आज मैं एक बात करने जा रही हूँ, एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स जो कि मेरे अकॉर्डिंगली रामबाण है एसीसी के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। अब वो क्यों है? देखो, कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो ऐसे ही अगर आप किसी और की मिस्टेक्स देख लेते हैं कि हाँ किसी और ने ये गलती की है, और जैसे कि क्लास में दिखाते थे छोटी होते ही टीचर जो है एक बच्चे को डांट रहा होता था और उसको देख के उसके साथ के सारे फ्रेंड्स पहले ही अपना होमवर्क कर लेते थे, अपनी मिस्टेक सुधार लेते थे। तो एसीसीए भी ना इन्हीं बातों को कंसीडर करता है, एंड इन्हीं बातों को कंसीडर कराने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा अल्टीमेट रिसोर्स दिया हुआ है जिसका नेम है एसीसीए का एग्जामिनर रिपोर्ट। अब होता क्या है एसीसी एग्जामिनर रिपोर्ट में, खास करके जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं या पहली बार एसीसी का एग्जाम दे रहे हैं बच्चों, एसीसी एग्जामिनर रिपोर्ट क्या है कि आपके पास्ट पेपर्स का एग्जामिनर इवैल्यूएशन करके बताता है कि पास्ट में बच्चों ने कुछ मिस्टेक्स की हैं जो कि वो नहीं करनी चाहिए थी, एंड आप इन बातों का ध्यान रखें। इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरी क्या रिक्वायरमेंट थी, मुझे आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस थी, बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशंस थी, कैसे लिखना चाहिए, एंड थोड़ा बहुत पेपर पैटर्न के बारे में। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को ये पता चल जाता है कि दूसरे क्लासमेट ने, दूसरे सीनियर ने ये मिस्टेक की है और मुझे ये नहीं करना है। तो इसीलिए एग्जामिनर रिपोर्ट का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी एसीसीए जर्नी में। एंड एग्जामिनर रिपोर्ट आपने देखा होगा कि हमारे प्रीवियस सेशंस में भी मैंने हमारे एसीसीए के हमारे सितंबर एंड दिसंबर अटेम्प्ट का एग्जामिनर रिपोर्ट कवर कराया हुआ है, जो कि हमारे एसीसीए के यूट्यूब के पीडब्ल्यू चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अब आपको जो है मिनिमम 3 एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। एंड एग्जामिनर रिपोर्ट कैसे पढ़नी है, पहले पेपर अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसका सजेस्टेड आंसर देखिए, अपने आंसर के साथ मैच कीजिए, एंड देन उसी का एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़िए एंड देखिए कि क्या आपने भी ऐसी मिस्टेक्स की हैं जिसके बारे में एग्जामिनर बात कर रहा है। तो इससे आप अपने आप को एग्जामिनेशन में बैठने से पहले ही करेक्ट कर सकते हैं। ये तो होगी एग्जामिनर रिपोर्ट को यूज करने की बात, और इसीलिए एक हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है पिछले अटेम्प्ट की, एंड एक और मैं मार्च एंड जून का कवर कर रही हूँ। इसको करने से पहले आप पहले एक थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा अपने लिए। आप जो है यही एग्जामिनर रिपोर्ट खुद से अटेम्प्ट कीजिए, पहले पेपर अटेम्प्ट कीजिए, फिर हमारा सेशन देखिए एंड डिटेल में एग्जामिनर रिपोर्ट जो है पढ़िए। बेस्ट वे टू यूज दिस एग्जामिनर रिपोर्ट। अब एग्जामिनर रिपोर्ट में होता क्या है? तो देखो, एग्जामिनर रिपोर्ट जो होती है जिसमें कि आपके पास स्टार्टिंग की जाती है हमारे एग्जाम फॉर्मेट से। वैसे तो जो बच्चे अभी एग्जामिनर रिपोर्ट देख रहे हैं उनको ये तो पता चल ही चुका होगा कि एग्जाम उनका आसपास है, तो उनको पेपर का पैटर्न भी पता चल चुका होगा। पर मैं फिर भी बता देती हूँ, एग्जामिनर रिपोर्ट स्टार्ट होती है आपके एग्जाम फॉर्मेट से, एंड डबल ए का एग्जाम फॉर्मेट बाकी सारे स्किल लेवल के पेपर से डिफरेंट होता है। पेपर होता तो 3 घंटे का है, बट पेपर में आपके पास सेक्शन ए एंड बी होते हैं, जिसमें कि सेक्शन ए में आपके पास 3 ओटी केस होते हैं जो कि सिनेरियो के ऊपर बेस्ड है, और उन केसेस में से हर केस में 5 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन विद नो नेगेटिव मार्किंग, एंड वो उसी सिनेरियो से लिंक होते हैं। एंड फिर आता है 16 to 18 क्वेश्चन होते हैं, 16, 17, 18 एक क्वेश्चन होता है आपका 30 मार्क्स का, एंड बाकी 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं, जिसके अंदर इंटरनली बाइफ्रिकेशन होती है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से होते हैं, और वो एरियाज कौन से हैं हमारी एग्जामिनर रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे कुछ प्रिडिक्टेड एरियाज होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं। उसके अलावा एग्जामिनर रिपोर्ट में क्या होगा कवर, वो मैं आपको बता देती हूँ, बट उससे पहले थोड़ा सा गाइडेंस हम देखते हैं
कि स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं डबल ए के पेपर में। बच्चों का ये रहता है मैम एसीसी का डबल ए के पेपर में ना रिजल्ट बहुत कम है बाकी सारे स्किल पेपर से ज्यादा। तो ये कुछ रीजन है जिनके कारण बच्चे फेल होते हैं डबल ए के पेपर में। पहला रीजन क्या है, पुअर टाइपिंग स्पीड। देखो अब टाइपिंग स्पीड गवर्नमेंट पेपर नहीं है, मैं बहुत बार बोलती हूँ, बट कुछ हद तक मैटर करता है। क्यों? क्योंकि आपको जो है यहाँ पर लिखने वाला एरिया ज्यादा होता है। नॉर्मली स्किल लेवल में 40 मार्क्स का लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है 60 to 70 मार्क्स का एरिया। तो 70 मार्क्स लिखोगे तो 70 मार्क्स के लिए लिखने की चाहिए। अगेन बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बार बार आंसर पढ़ते रहते हैं बट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सेक्शन ए जो कि बच्चे कहते हैं मैम सिर्फ 30 मार्क्स का है, ये ज्यादा मार्क्स का है। भाई वो 30 मार्क्स भी मैटर करते हैं और वो ना 30 लाइक मार्क्स को ऐसे इग्नोर कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप ही तो है, ऑब्जेक्टिव टाइप सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। नाउ अब आपने नॉलेज बेस्ड एरिया को इग्नोर कर दिया। देखो कुछ एरियाज होते हैं जो कि सिनेरियो लिंक्ड होते हैं, बट नॉलेज बेस्ड एरिया को इग्नोर नहीं करना है सेक्शन बी में, वो हम देखेंगे एग्जामिनर रिपोर्ट की डिस्कशन में। एग्जाम टेक्निक्स जो है बच्चों को नहीं पता होती, कीवर्ड्स नहीं पता होते, जिसके कारण बच्चे जो है स्ट्रगल करते हैं डबल ए में। एंड वो की रिक्वायरमेंट्स एग्जामिनर गाइड करता है इस एग्जामिनर रिपोर्ट में, इसलिए एग्जामिनर रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कुछ कुछ माइनर एरियाज टाइम मैनेजमेंट हो गए, कीवर्ड्स हो गए, कुछ लाइक प्रोफेशनल वर्डिंग्स होगी जिसको आप इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण आपको स्ट्रगल करना पड़ता है डबल ए के पेपर में। एंड अगेन फाइनल मॉक, जैसे कि मैंने आपको खुद से बोला कि आपको मॉक देना चाहिए, खुद से अटेम्प्ट करना चाहिए, उसकी एग्जामिनर रिपोर्ट जो है वो इवेलुएट करनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं एंड इन बेसिक सी बातों के कारण बच्चे जो है डबल ए में बहुत ज्यादा कम मार्क्स से जो है फेल हो जाते हैं। बच्चों प्लीज ध्यान रखिए इन बातों का। एंड इन्हीं बातों को ध्यान में रखने के लिए हम लेके आ रहे हैं एग्जामिनर रिपोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एसीसी की डबल ए की एग्जामिनर रिपोर्ट मार्च एंड जून सेशन। अब जो ये एग्जामिनर रिपोर्ट है मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं एसीसी पोर्टल से। एंड आप जो है इसको अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। मैं इसका थोड़ा क्रक्स वेज में कवर करूंगी सो दैट कि आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम ना जाए। अगर कोई स्टूडेंट जो है इसको डिटेल में पढ़ना चाहता है, आपको ये डायरेक्टली गूगल पे भी मिल जाएगा या फिर आप माई एसएससी से डाउनलोड भी कर सकते हैं स्टूडेंट सेक्शन में। तो सबसे पहली बात, एग्जामिनर रिपोर्ट न्यू स्टूडेंट्स के लिए खास करके गाइडेंस के रूप में काम करता है कि आपका पेपर का पैटर्न क्या है, जिससे कि जैसे कि इन्होंने स्पेसिफिकली हमें बताया हुआ है कि आपके पास सेक्शन ए एंड सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो इससे आपको जो है गाइडेंस मिल जाएगी कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है। एंड जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए, जो खास करके सेल्फ स्टडी स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा हेल्पिंग हैंड बन के काम करता है। तो देखिए इसमें आपको पैटर्न के बारे में पता चलता है कि आपके पेपर का पैटर्न क्या है। देन अब उसके बाद इसमें देखो ये 2 अटेम्प्ट का मिक्सचर होता है। तो इसमें आपके पास बात आती है कि सेक्शन ए में जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो कि एक केस स्टडी होता है, उसी केस स्टडी के बेस पे आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं। एंड अब ये 3 तरह की केस स्टडीज आपके पास आती हैं। तो अब इसके लिए देखो मैं एक बात कहूंगी, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कीजिए। मल्टीपल रिसोर्सेज आपके पास, स्टडी हब है, आपके पास किट्स हैं, तो आप जितने जितने रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं आप वहां से कीजिए। एंड खास करके ध्यान रखिए बहुत सारे बच्चों का ऑब्जेक्टिव टाइप में गलती होती है, तो वो गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो उसमें आपको एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बेसिक नॉलेज चाहिए, आईएफआरएस की नॉलेज चाहिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज चाहिए, कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए। एंड अपनी रीडिंग के ऊपर फोकस कीजिए, ध्यान से पढ़िए, आपको ये ध्यान रखना। नाउ अब ये तो होगी आपकी एग्जामिनर रिपोर्ट में सेक्शन ए की बात। तो इसमें देखो बच्चों ने, कुछ बच्चों ने कैसे गलतियां की, किसी की कैसे, किसी का सही रहा। तो ये आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैं चल रही हूँ सेक्शन बी में। एंड आपने बहुत बार मुझसे सुना होगा कि मैम सेक्शन बी में क्या हम कवर करें, और मैं उस पर गाइडेंस देती हूँ। और मैं एक बात बोलती हूँ कि जो हमारा ऑडिटिंग का पेपर है ना, मेरे फेवरेट पेपर में से है। 2-3 रीजन है, बट उनमें से सबसे बेस्ट रीजन तो क्या है कि ऑडिटिंग का पेपर ना कहीं प्रिडिक्टेबिलिटी बेस्ड चलता है। अब वो कैसे चलता है, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट ये प्रिडिक्टेबिलिटी बेस्ड कैसे चलता है, बिकॉज देखो इसमें कुछ एरियाज हैं जो कि जरूर आते हैं। आप पिछली भी एग्जामिनर रिपोर्ट पास पेपर देख सकते हैं,
तो इसमें रिस्क का क्वेश्चन या आरओएमएम का क्वेश्चन, मतलब इन दोनों में से एक, देन एक इंटरनल कंट्रोल का एरिया, एक एथिक्स का एरिया, एक रिपोर्टिंग का एरिया एंड प्रोसीजर। अब ये सब मिला के 40 से 50 नंबर बन जाते हैं, और 40 से 50 नंबर बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है। अब इसीलिए मैं बच्चों को बोलती हूँ कि बच्चों, आपके लिए तो उन्होंने एक प्रॉपर प्री डिसाइडेड फॉर्मेट रेडी करके रखा है, तो ऑडिटिंग से डरना क्यों है? ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा देखो, पेपर लेवल बच्चों को लिखने पॉइंट ऑफ व्यू से टफ लगता है, बट ये टफ नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और एक और बात बताऊं, एग्जामिनर रिपोर्ट में ना आप चेक करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से भी बताए हुए हैं। तो जो इनके बताए हुए टॉपिक एरियाज के क्वेश्चन है ना, आप अगर वो भी प्रैक्टिस कर लोगे ना सारे, तो आप गुड टू गो। तो इस बात का ध्यान रखना है, एसीसी की रिसोर्सेज को इग्नोर नहीं करना है। तो अब चलते हैं सेक्शन बी में। जैसे कि हमारा ग्रीन कंपनी क्वेश्चन है, ये आपको किट्स में 5 पेपर्स में मिल जाएगा। तो ये क्या बात कर रहे थे कि ये इस क्वेश्चन में कैंडिडेट्स की नॉलेज को ऑडिट रिस्क एंड रिस्पॉन्स रिलेटेड एरियाज में टेस्ट किया गया, इन सब्सटैंसिव प्रोसीजर आए, एंड उसी के रिगार्डिंगली हमारे पास क्या आए, डेफिशिएंसीज आई, एंड उन्हीं की रिकमेंडेशंस आए। तो ये जो है आपके पास ये क्वेश्चन था आपके 8 रिस्क एंड ऑडिटर के रिस्पॉन्स। पहली बात, मार्किंग के लिए बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कैसे होगा। 8 रिस्क और उनके रिस्पॉन्स, यानी कि सिनारियो में से ढूंढना है पहली बात। अब रिस्क एबीसी रिस्क है, ये रिस्क है, वो रिस्क है, इतना ही क्लिक होगे क्वेश्चन में से उठा के मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा। आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना है सिनारियो में से उठा के, एंड देन फिर उस रिस्क को लिंक करना है रिगार्डिंग कि हाँ ठीक है कि ये सिनेरियो के कारण रिस्क आ रहा है, ये नहीं किया। और रिस्क का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको मेंशन करते हुए जाना है, जो सही ट्रीटमेंट होना चाहिए था, और अगर वो ठीक ना हुआ तो वो कैसे रिस्की हो सकता है, आप ये मेंशन करके चलोगे। एंड देन दूसरी तरफ आप उसका रिकमेंडेशन दो। तो रिस्क वाले एरिया में सिर्फ वो रिस्क है ये बताना इनफ नहीं है, उसके रिगार्डिंगली वो रिस्क कैसे अराइज हो रहा है, वो रिस्क ठीक नहीं हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये बताना भी साथ ही साथ बहुत जरूरी है। अब ये जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं, रिस्क का क्वेश्चन, इंटरनल कंट्रोल का क्वेश्चन, आप जो है टैबुलर फॉर्म में करते हो। नॉर्मली डबल ए के पेपर में ये ऑलरेडी बन के आया हुआ होता है, आपको टेबल में रिस्क और उसके सामने रिस्पॉन्स लिखना होता है। पहली बात, 99.9% केसेस में ये होगा, अगर नहीं होगा तो आप खुद से टेबल इंसर्ट करके बना सकते हैं। तो ये देखो, मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑडिट रिस्क, हाफ मार्क्स। एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑडिट रिस्क, मतलब उसी का साथ में हाफ मार्क्स, मतलब कि जब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। एंड देन आपको सिनेरियो से लिंक करके चलना है, ये आपके लिए जरूरी है। एंड एक और बात, देखो क्वेश्चन है, अगर आपको 8 रिस्क बोले हैं ना, तो मिनिमम 10 सिनारियो में दिख रहे होंगे, वो आपको चांस देते हैं, पूरा पूरा नहीं होता है। तो ये भी आपके लिए अच्छी बात है। तो एक और ऐसे वाले क्वेश्चंस में मैं रेगुलर क्लासेस में भी एक बात गाइडेंस देती हूँ, चाहे कंट्रोल का क्वेश्चन है, चाहे रिस्क का क्वेश्चन है, चाहे एथिक्स का क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, पैराग्राफ वाइज चलते जाओ, लाइन टू लाइन, हर पैराग्राफ में हर लाइन में आपको कोई ना कोई रिस्क या रिस्क या फिर कंट्रोल वीकनेसेस, जो भी वो क्वेश्चन बेस्ड है, वो जरूर मिलेगा। आगे पीछे नहीं घूमना कि अच्छा मैंने लास्ट पैराग्राफ किया उसमें मुझे मिल गया फिर मैं ऊपर चली गई, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज होगे, आपका वो रिस्क छूट सकता है अगर आप लाइन बाय लाइन नहीं चल रहे हैं तो। एंड वो ज्यादा ही मतलब स्ट्रक्चरली अच्छा नहीं लगता है। एसीसी नहीं कहता ये बात, बट मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ, बिकॉज इससे चीजें ज्यादा बेटर रखती। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन से हर पैराग्राफ को पढ़ना है, इंफॉर्मेशन जो सिनेरियो बेस्ड रेलेवेंट है उसको ये ध्यान रखना है, एंड तो आपको 8 सबसे बेस्ट आंसर लगते हैं इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, वो आप पिक करेंगे। और जब कभी भी देखो, कॉपी पेस्ट फंक्शन हमारे पास अवेलेबल होता है, तो आप जब कभी भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिए डायरेक्टली बस वो लिख के कॉपी पेस्टिंग कर दिया, ये आपका काम नहीं है। आपको अकाउंटिंग नॉलेज चाहिए, इन्होंने स्पेसिफिकली बोला हुआ है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए, एंड उसको लिंक करना है कि अच्छा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गलत हो गया, ये ट्रीटमेंट गलत हो गया, तो वो कैसे रिस्क क्रिएट कर सकता है, आप ये बताते हो। तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, बट ये बच्चे जो है पैनिक मोड में आके बेसिक बातों को छोड़ देते हैं। अब जैसे कि कभी भी रिस्क का क्वेश्चन है, ठीक है, एंड आपके पास रेशियो या तो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है या ऑलरेडी गिवन है,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन गिवन है आप उसको लिंक कर रहे हैं सिनारियो से, जैसे कि आपके रिसीवेबल डेज है, ये क्वेश्चन में ऐसे था और ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया हुआ है। तो रिसीवेबल डेज बढ़े, तो वो रिसीवेबल डेज का बढ़ना कैसे रिस्क हो सकता है हम ये बात करेंगे, राइट। देन उसके बाद लाइक यू नो कि अब देखो रिस्क बढ़ रहा है तो वैल्यू हो जाएंगे। अगेन उसके अलावा मुझे क्या देखना है, आप डायरेक्टली एक ही इंफॉर्मेशन को आप दो बार से यूज नहीं कर सकते हो। आप ये बात का ध्यान रखोगे कि अच्छा ये इन लाइक रेशियो बढ़ रही है, आपने इसमें भी रिसीवेबल बढ़ने का दे दिया, रिसीवेबल इनकरेक्ट हो रहे हैं, एंड कोई और थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन उठाई वहां पर भी से एक इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे यूज होगी, आप उसको दो तरीके से मतलब रिस्क नहीं बना सकते। अब रिस्क मिल गया, फिर उसको एक्सप्लेन करो, एंड एक्सप्लेन कैसे करोगे कि इसका मेरी असर्शंस पे क्या इम्पैक्ट होगा। असर्शंस क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, इसको आप प्रोसीजर में भी यूज करते हो, जैसे कि कट ऑफ है, वैल्यूएशन है, ये सारी मेरी असर्शंस होती है। तो आप साथ साथ ये बताते जाओगे कि ये अंडर वैल्यूड होगा, ओवर वैल्यूड होगा, मिसस्टेटेड होगा। कई बार ना हमें समझ नहीं आता तो हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मटीरियली मिस्टेक, तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलोगे, आप बाईपास नहीं करोगे, आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, और बहुत बार क्या होता है कि हमें ये कंफ्यूजन होती है, वैसे होना नहीं चाहिए कि ये इनहेरिट रिस्क से लिंक कर रहा है, ये कंट्रोल रिस्क से लिंक कर रहा है, ये डिटेक्शन रिस्क से कंट्रोल कर रहा है। देखो सबसे इजी तो होता है डिटेक्शन रिस्क को करना, बट लाइक इनहेरिट एंड कंट्रोल में बहुत बार बच्चों को हो जाती है प्रॉब्लम। तो अगर आपको तो ये प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या करोगे, साथ साथ जो है इसको एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये मत लिखना, गलत मत लिखना, बट सही लिखना है, हमें उस बात का ध्यान रखना। अब बहुत सारे, अब देखो एग्जामिनर रिपोर्ट में क्या बताया है, सम एक्सप्लेनेशन वर इनएप्रोप्रिएट, जैसे कि एक्सप्लेनेशन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे कि इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो वो एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देते हुए जाना है, लिंकिंग करते हुए। नाउ Having identified and explained the risk, next step is to provide auditor का रिस्पॉन्स। पहले रिस्क को ढूंढा, फिर उसी के बेस पे ऑडिटर का रिस्पॉन्स दिया कि कैसे वो मेरे लिए रिस्की हो सकता है। एंड रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क से रिलेटेड ही हम रिस्पॉन्स देंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है इस वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का रिस्क वाला क्वेश्चन अच्छा भी होता है, बट अगेन आपको ध्यान रखना है इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि इंटेंजिबल हो गया, इम्पेयरमेंट हो गया, प्रोविजन हो गया, रेवेन्यू हो गया, शेयर रिलेटेड हो गया, ऐसे वाले कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि बार बार रिपीट होती हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। एंड आपको एक बात बता दूं कि नीचे आपको मैं अभी दिखाऊंगी कि यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली एफपीपी का ट्रीटमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हो गया, तो लाइक कुछ क्वेश्चंस इन्होंने स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि हाँ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। नाउ अब बहुत सारे बच्चे ना हर बात में रिस्पॉन्स में ये देते थे, इंक्रीज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। देखो वो एडिशनल पॉइंट है, आप डायरेक्टली हर बात पे ये नहीं बोल सकते कि ये इंक्रीज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स। अच्छा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अगर आप लिख रहे हो उसका आधा तक मार्क्स मिल जाएगा, बट उसको कैसे आपने सिनेरियो से लिंक करना है, तभी ऐसा पॉइंट होगा जहां पर जजमेंट वाला होगा, कोई ऐसा रिस्क हो सकता है, वो भी एक पॉइंट कलर उसमें नहीं देंगे। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है, या फिर क्लाइंट ने हमें बोल दिया कि आपके पास लाइक क्लाइंट हमें एविडेंस देने से मना कर रहा है, या फिर स्कोप पे रिस्ट्रिक्शन कर रहा है, या टाइमलाइन कम कर दी है, तो वहां पर आप बोल सकते हो कि हाँ एक्सपीरियंस मेंबर लेके आओ, साथ साथ आप ये बोल सकते हो कि टीम के मेंबर ज्यादा बढ़ा दो, एंड फिर आप ये बोल सकते हो साथ साथ कि इंक्रीज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। बट अकेला ये बोलना आपके लिए बेटर आंसर नहीं है, फुल मार्क्स नहीं। अब इन्होंने हमें साथ साथ गाइड भी किया हुआ है कि आपके पास प्रोसीजर का क्वेश्चन आता है। अब देखो, अब प्रोसीजर्स में बहुत बार क्या होता है, a response of discuss with management will not gain any credit as candidate need to be very clear exactly what they are asking management about। मैं क्लास में भी बच्चों से बहुत बार पूछती हूँ कि इसका क्या आंसर होगा, वो बोलते हैं मैम डिस्कस विद मैनेजमेंट। क्या डिस्कस करना है मैनेजमेंट के साथ, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। तो जब कभी आप प्रोसीजर का क्वेश्चन लिख रहे हो, मैं यहाँ पर देखो प्रोसीजर दोबारा भी आएगा, आपको ध्यान रखना है ए प्लस एस प्लस पी, क्योंकि आपका एक्शन प्लस सोर्स प्लस पर्पस है, एंड आपका जो एक्शन होता है वो होता है आपका वर्क, राइट।
अब आपके एक्शन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ऑब्जर्व, एनालाइज, डिस्कस, रिव्यू, रीपरफॉर्म, रिकैलकुलेट, ऑब्टेन, ठीक है, डिस्कस, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, आप इनका यूज कीजिए। सोर्स जो कि टेंजिबल इंटेंजिबल कुछ भी हो सकता है, एंड पर्पस इज योर असर्शन, एंड इसको लिंक करना होता है सिनेरियो से। इसीलिए इसको मैं कैसे क्लास में पढ़ाती हूँ कि आपने जब प्रोसीजर करना है, क्योंकि पता है प्रोसीजर हमें पास कराएगा, 1 मार्क पर पॉइंटर होता है, जिसमें आपने क्या करना है, पास की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना है, दैट इज पर्पस, एक्शन, सोर्स एंड सिनेरियो। तो देखो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। एंड सोर्स क्या है, एक ऐसा एरिया जहां से हमें एविडेंस जो है मिल सकता है, जो कि टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों हो सकता है, एंड इनका हमें ध्यान में रखना है। अब देखो इन्होंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस बताए हुए हैं जो कि आप कवर कर सकते हो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, ऐसे टाइप की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। एंड अब आप ये देखेंगे कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको पता होगा कि हमने क्लासेस में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस जो है कवर किए हुए हैं। तो एसीसीए जो है हमें गाइड कर रहा है कि आप कैसे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हो। अब 4 मार्क्स का यहाँ पर और क्या हुआ है, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टी कंपनी इन कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। अब नॉलेज एरिया बेस्ड क्वेश्चन है ये, राइट, ये नॉलेज एरिया बेस्ड है। अब आप अपने पेपर में 4 to 10 मार्क्स मिनिमम पे नॉलेज एरिया का मिनिमम, मैं मिनिमम बोल रही हूँ क्योंकि डायरेक्टली नॉलेज एरिया बेस से है। अब यहाँ पर ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, सिनारियो में से अगर आपको कुछ वर्डिंग कुछ लिंकेज मिलता है तो आप वो ध्यान में रखें, उसको लिंक करें। एंड देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको ना डायरेक्टली बस ठीक है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपिनियन देना, क्वेश्चन से लिंक करो, सिनारियो से लिंक करो, एंड स्टेप बाय स्टेप उसका आंसर दो। इस बात की मैं एक गाइडेंस देती हूँ। अब सब्सटैंसिव प्रोसीजर है, पेपर में जरूर आता है। अब सब्सटैंसिव प्रोसीजर में एक और मैं गाइडेंस देना चाहूंगी, देखो जब कभी आपको स्पेसिफिकली असर्शन मिलती है, आंसर में क्वेश्चन में बोला गया है कि ये असर्शन बेस्ड आंसर देना है, तो आप वही असर्शन के बेस पे आंसर देंगे। अगर आप असर्शन के बिना, उस स्पेसिफिक असर्शन के बिना प्रोसीजर लिख दोगे, सही भी होगा फिर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड सब्सटैंसिव प्रोसीजर का मार्क्स क्या होता है, 1 मार्क अवेलेबल फॉर वेल डिस्क्राइब प्रोसीजर। एंड क्वेश्चन में देखो स्पेसिफिकली एडिशन टू ग्रीन प्लांट्स लाइक प्रॉपर्टी है, आंसर जो है आपका उस एडिशन से लिंक होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। देखो मैनी कैंडिडेट्स फेल टू स्कोर वेल इन दिस टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट बिकॉज देयर प्रोसीजर आर वॉग और टू ब्रीफ, जैसे कि डिस्कस विद मैनेजमेंट, चेक द इनवॉइस, ऐसा नहीं लिखना है। Test must be sufficiently detailed, nothing to clear which source document should be used for what purpose. Candidate must ensure that they can distinguish between substantive procedure and test of control. And बच्चों से ये गलती होती है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल की टेस्टिंग के लिए, बल्कि सब्सटैंसिव प्रोसीजर डिटेल होते हैं जिसमें एनालिटिकल प्रोसीजर भी पार्ट हो जाते हैं। आप एक्शन, सोर्स, पर्पस तीनों चीजें मिला के चलते हो तब आपका सब्सटैंसिव प्रोसीजर बनता है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, सब्सटैंसिव प्रोसीजर में पास की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो सब्सटैंसिव प्रोसीजर क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट कि हमने प्रॉपर डिटेल आंसर देना है, जैसे कि एग्री द एडिशनल टू इनवॉइस। अब क्या देख रहे हो, एडिशनल इनवॉइस में क्या देखना चाह रहे हो, ये नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस व्हाट सोर्स इज टेस्ट फॉर, जैसे कि अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हो तो आप बस ये बोल दिया फिजिकली वेरीफाई, क्या करने के लिए आप ये नहीं लिख रहे हो, किस पे फिजिकल वेरीफाई कर रहे हो आप ये नहीं लिख रहे हो, तो आपको मार्क्स नहीं मिले, ठीक है। तो आपको कुछ कीवर्ड्स का भी ध्यान रखना है, क्या कर रहे हो क्यों कर रहे हो ये ध्यान में रखना है। अब जैसे कि नेक्स्ट वाला रिक्वायरमेंट, मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से बेसिक दिखा रही हूँ कि ऐसे ही टेस्ट किया जाता है डिटेल में, इसको तब पढ़ना, पहले यही पेपर अटेम्प्ट करना, फिर खुद से उसको डिटेल में अपनी गलतियों से लिंक करते हुए चलना। आप identify and explain 3 quality management deficiencies in approach identified by T company and provide recommendation। तो देखो क्वालिटी मैनेजमेंट वाला एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने क्लास में कहा है। तो बेसिकली
This requirement does not contain a note specifying that scenario is not needed, therefore application of knowledge to the scenario is required. कहीं पे भी नीचे नोट में नहीं लिखा हुआ था। और जो क्वालिटी मैनेजमेंट है, क्वेश्चन से लिंक्ड वर्डिंग हमें लग रही है, तो बच्चों ने क्या किया, डायरेक्टली लिख दिया कि अच्छा डेफिशिएंसीज क्या होती हैं, ऑडिटर क्या क्या डेफिशिएंसीज कर देता है। तो ऐसी वाली गलतियां हमें नहीं करनी है, ठीक है। The requirement is for 3 quality management deficiencies and recommendation. तो याद रखो 3 deficiencies और 3 recommendation उन deficiencies से लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो ये बच्चों ने गलती की, टोटल 3 पॉइंट लिख दी। ऐसे वाले काम करोगे देखो मार्क्स नहीं मिलेगा। अब कैंडिडेट डेफिशिएंसीज को एक्सप्लेन करें एंड वो किस रिलेटेड होनी चाहिए, क्वालिटी मैनेजमेंट रिलेटेड डेफिशिएंसीज होनी चाहिए, हमें उसका ध्यान रखना। एंड अगेन रिकमेंडेशन डिटेल हो एंड उस डेफिशिएंसी से लिंक्ड हो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपने कुछ भी रिकमेंडेशन दे दिया। So the specific issue is the lack of experience of retail or manufacturing company. Therefore, the recommendation should be that different audit team is required with one has experience of the industry in which G company operates. तो मतलब कि जो आपका कंपनी में इश्यू आ रहा है ना, उसी से रिलेटेड आपको रिकमेंडेशन देनी है। जो आपको डेफिशिएंसीज लगनी है, जो हमारे क्वालिटी प्रैक्टिस में, मैं एक ऑडिटर हूं, मेरी ऑडिटिंग क्वालिटी कैसे खराब हो सकती है, उससे लिंक्ड मेरा आंसर जो है होना चाहिए। देन नेक्स्ट, अब जैसे कि हमारे पास एक है इंटरनल कंट्रोल का। इंटरनल कंट्रोल एक जो है फेमस एरिया है, वो क्या डेफिशिएंसीज है एंड देन उसके रिगार्डिंगली मुझे रिकमेंडेशन मुझे देना है, वो मैं ध्यान में लेके चलूंगी। अब जैसे कि अब क्वेश्चन में क्या है कि डेफिशिएंसी में डिटेल में नहीं गिवन है। इंटरनल कंट्रोल का क्वेश्चन जब आता है, 3 तरह के एरिया में टेस्ट होता है, कंट्रोल, कंट्रोल वीकनेसेस, कंट्रोल की रिकमेंडेशन एंड उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो ये ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, मैं यहाँ पर भी लिख रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आएगा, आप देख ही रहे हैं। तो बेसिकली बच्चों से गलती क्या हुई, दिस इज यूजफुल फॉर सेटिंग द सिनेरियो एंड प्रोवाइडिंग द क्लासिफिकेशन ऑन aim of the question requirement such as demonstrating the importance of having detailed understanding of IAC and this case communication deficiencies in internal control to those charged with governance. It is important to understand exactly what question is asking specifically for knowledge question where candidate should be aimed to score full mark. In this case, candidates were required to define a significant deficiencies in internal control, 1 मार्क्स का, एंड फिर उसी का ही रिकमेंडेशन। तो इंटरनल कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसीज है एंड उसका रिकमेंडेशन है, उसी के बेस पे 1 मार्क्स प्रॉपर देना है। कुछ बच्चे डेफिशिएंसीज अच्छे से नहीं दे पाए, देखो ध्यान में रखना है उस डेफिशिएंसीज से क्या होगा। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है रिस्क में एंड कंट्रोल वाले क्वेश्चन में। तो रिस्क वाला क्वेश्चन जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एरिया के अराउंड लिंक करता है। जो डेफिशिएंसीज वाला क्वेश्चन होता है, इंटरनल कंट्रोल वाला क्वेश्चन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक नहीं, मे बी फ्रॉड रिलेटेड एरिया, मे बी कंट्रोल में कंट्रोल अच्छे से नहीं लगे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, कोई सीनियर पर्सन देखने के लिए नहीं है, ऐसे वाले कीवर्ड्स वहां पर जाते हैं। हिंट्स के लिए आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, आप सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक नहीं कहोगे, हाँ उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ हद तक इफेक्ट हो सकता है, आप इंटरनल कंट्रोल ऐसे वाले कुछ कीवर्ड्स में जा सकते हो, हाँ अपने रिस्क जैसे वर्ड्स यहाँ पर यूज नहीं करने हैं। तो आपका आंसर कैसे होगा, आपको उस बात का खास करके ध्यान रखना है। It is important that the future candidate ensure that they devote adequate time in learning the knowledge area syllabus practicing। अब देखो कुछ क्वेश्चंस इन्होंने बताया और यही क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। अब जब क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट कंट्रोल विच ऑडिटर में सीक प्लेस रिलायंस ऑन, एक होता है डेफिशिएंसी वाला क्वेश्चन। जब डेफिशिएंसी वाला क्वेश्चन हो मतलब कि आपकी क्वेश्चन रीड करते टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस होगा, नेगेटिव, कि यहाँ पर कुछ बुरा है। जब डायरेक्ट कंट्रोल जिसपे ऑडिटर रिलाई कर सकता है, दैट मीन्स आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ पर कुछ अच्छा है एंड आप उसके बेस पे कह रहे हो कि ये अच्छा है जिससे चीजें बेटर चल रही हैं, स्मूथली चल रही हैं या चल सकती हैं, वो भी सिनेरियो में मिलेगा। दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एंड दोनों का मर्ज क्वेश्चन भी आ सकता है एंड ठीक है बेस पे। साथ की सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिटर करेगा इनके बेस पे, मतलब कि ये सही से चल रहे हैं या नहीं। एक है कि आप भरोसा कर सकते हो कौन सी चीजों पे एंड उन चीजों पे भरोसा कर सकते हो उनको चेक करने के लिए क्या बेस है।
तो मतलब कि कंट्रोल, जैसे कि हमने बोला सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, एक सीनियर पर्सन चेक कर रहा है, आपको सिनेरियो में से ऑलरेडी मिल गया, एंड उससे क्या होगा, मतलब कि एक सीनियर पर्सन है, बाईपास नहीं हो सकती चीज, वो आप बताते हुए जाओगे, दोनों चीजें एक्सप्लेन करते हुए नहीं जाओगे, पूरा एक मार्क्स नहीं मिलेगा। एंड फिर अब उसी का ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल अगर आपको बताना है, कैसे बताओगे कि एक सीनियर पर्सन है चेक कर रहा है, उसी के ही साइन हम चेक कर लें। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो होता है उस सिनेरियो से लिंक होता है, बट आप अपने आप वर्डिंग से उठाते हो। वीकनेसेस हो या फिर कंट्रोल जिस पे आप रिलाय कर सकते हो, वो आप सिनेरियो से पिक करोगे, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन आप साथ में लिखोगे, तब जाके आपको मार्क्स मिले। तो यस, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वो बार बार फॉलो कर रहे हैं इस बात को कि बच्चे क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, डेफिशिएंसीज का या वो पॉजिटिव वाला है, आप ये नहीं देखते हो। So yes, it is critical to be able to identify different control and deficiencies. If the scenario contains a control which is not operating effectively, then this is a deficiency. अगर आपको कोई कंट्रोल दिख रहा है, बाय चांस कंट्रोल भी दिख रहा है, बट वो अच्छे से नहीं चल रहा, तो वो डेफिशिएंसी है, वो कंट्रोल है ही नहीं। इसका ध्यान में रखना है कि अगर कंट्रोल लगा हुआ है, वो अच्छे से नहीं है, वो भी वीकनेस है, तो उसको वीकनेस में एड्रेस करेंगे, पॉजिटिव वाले में एड्रेस नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छा लिंकेज है, बच्चे छोड़ देते हैं। In order to be a direct control, candidate need to consider whether the control is described as and appropriately designed and is being operated in a such a way that would be prevent detect material mistake. वो अच्छे से लगा हुआ है, इस तरीके से लगा हुआ है कि वो मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट कर सके। अगर ये है तो वो पॉजिटिव वाला है, अगर ये नहीं है तो नेगेटिव वाला है। जैसे कि सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो ये अच्छा है, मतलब सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, साथ में कोई एक सीनियर पर्सन बैठा है, सिक्योरिटी स्टाफ बैठा है, मतलब कि कोई पर्सन ऐसे आए जाए, हमें पता चल जाए, इन्वेंट्री काउंटिंग का पता चल जाए, तो ये पॉजिटिव एरिया में है। तो कंट्रोल को ढूंढो, कंट्रोल को एक्सप्लेन करो, एंड देन उसको सिनेरियो से लिंक करो कि हाँ, इससे कैसे बच सकता है, हमारी मिसस्टेटमेंट कैसे बच सकती है। ये प्रॉपर लिखोगे तब जाके मार्क्स मिलेगा। ये बिल्कुल ही रिस्क के क्वेश्चन की तरह है। एंड अगेन प्रोसीजर्स हैं, आप देख सकते हैं ऑलरेडी प्रोसीजर बेस्ड है, प्रोसीजर में आप कुछ कीवर्ड्स यूज करोगे, एंड इसमें भी इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमें बताए हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस का जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। हमने भी रेगुलर क्लासेस में ये क्वेश्चंस कवर किए हैं। उसके अलावा मैं एक और एरिया पे आपकी लाइक ध्यान दिलाना चाहूंगी, जो कि मैं क्लासेस में नॉर्मली बोलती हूँ कि एक और क्वेश्चन हमारे पास टेस्ट होता है। आप देखो, आप जो है रिपोर्टिंग स्टेज में हो, आपके पास एक सब्सटेंसिव प्रोसीजर है, वो एरिया आ गया। अब सब्सटेंसिव प्रोसीजर कैसे है, वैल्यूएशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी असर्शन जो है बोली गई है, राइट। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास डायरेक्टली असर्शन बोली गई है, तो आपका आंसर उसी असर्शन के रिगार्डिंगली वैल्यूएशन, मतलब कि कम ज्यादा आगे पीछे पीरियड में होगा तो भी कम ज्यादा होगा, तो आपका जो टेस्ट होंगे इसके रिगार्डिंगली उसी असर्शन के ऊपर बेस होना चाहिए। आप आगे पीछे आंसर लिखोगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। So in this scenario, many candidates include the procedure such as recalculate on the stage of completion, discuss based on the work in progress during inventory, agree the standard labor cost, ये सब कुछ उन्होंने लिखा। These procedure will not have gain credit as they would not focus on the valuation of the finished goods. देखो साफ वो बता रहे हैं, प्रोसीजर चाहे आपने सही बनाया है, बट उस असर्शन से लिंक्ड नहीं है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये बात का खास करके आपको ध्यान रखना है। आपको सब्सटेंसिव प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में डिफरेंस पता हो, वो बार बार फोकस दे रहे हैं, बच्चों से ये गलतियां हो रही है। अब कंप्लीटनेस रिगार्डिंगली है, कंप्लीटनेस मतलब कि गलत पीरियड में रिकॉर्ड हो गया तो ठीक है, आपने सही वैल्यू नहीं की तो, आपने सारे इनवॉइसेस टोटल नहीं किए तो वो कंप्लीटनेस से रिलेटेड है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी असर्शन उसी बेस में जाए। एंड आप देख रहे हैं ये प्रोसीजर का तीसरा क्वेश्चन है, तो प्रोसीजर का चौथा क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली दिख गया, तो मतलब कि आप 10 मार्क्स मिनिमम प्रोसीजर से पिक कर सकते हो। एंड बहुत सारे प्रोसीजर हमने रेगुलर क्लासेस में भी कवर किए हैं। प्रोसीजर के लिए एक्शन, सोर्स, पर्पस और सिनेरियो से लिंक आपको चाहिए। एंड क्वेश्चंस इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। प्रोसीजर के स्पेसिफिकली क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं है, बट क्वेश्चंस का ही सब पार्ट बन के आते हैं ये, बट आप पेपर में 10 से 20 मार्क्स के प्रोसीजर मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एक और एरिया जो है 5 से 8 नंबर में टेस्ट होता है, रिपोर्ट बेस्ड एरिया।
कि मतलब कि क्या इश्यूज है एंड उसका क्या इम्पैक्ट होगा रिपोर्ट पे अगर वो अनरिजॉल्व रह गया। दैट इज रिपोर्टिंग का क्वेश्चन, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन होता है। तो आपको देखो, एक तो आपने ये देखना है कि अगर वो ठीक ना हुआ, ठीक है, तो वो आप बताते हो जाओगे ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब कि आप इसमें आपके पास क्या ध्यान में होना चाहिए, मेटीरियलिटी का ध्यान में रखोगे ऐसे वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, जिसमें कि आपके पास लिमिट्स होती हैं प्रॉफिट की। देन आपके पास इसमें लाइक रेवेन्यू की एंड टोटल एसेट्स की, ये आपके पास लिमिट्स है। ये लिमिट से ज्यादा हो गया तो वो मटेरियल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड हो जाएगा। एंड देन अगर वो ठीक ना हुआ तो किस एरिया पे इफेक्ट होने वाला है, वो क्वालिफाइड है, एडवर्स है या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, क्या होगा आप ये बताते हो जाओगे। एंड क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की वर्डिंग क्या होगी आप वो बताते हो जाओगे, तब जाके आपको इफेक्ट मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। तो कला ये अगर अगर सिर्फ आप सिर्फ ये बोलोगे कि मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, मार्क्स प्रॉपर नहीं मिलेगा। एंड कैंडिडेट नीड टू एक्सप्लेन दैट द फॉर्मल क्लोजर प्लान वाज अनाउंस्ड एंड कंस्ट्रक्टिव एग्जिस्ट, आप मार्क्स अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं बताते हो जाओगे, मार्क्स नहीं मिलेगा। मेटीरियलिटी कैलकुलेट करना है, उसका भी मार्क्स है। एंड उसका असेसमेंट की मेटीरियलिटी से क्या होने वाला है, आपका रिपोर्ट मॉडिफाइड होगा, कौन सा मॉडिफाइड होगा, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, वो बता के जाओगे, फिर जाके फुल फ्लेज मार्क्स मिले। तो देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा इससे कि एग्जामिनर रिपोर्ट में आपको एग्जामिनर डायरेक्टली गाइड कर रहा है कि स्टूडेंट को क्या करना है क्या नहीं करना है, और साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी दे रहे हैं। तो प्लीज मेक श्योर यू आर एटलीस्ट वो वाले क्वेश्चंस। एंड प्लीज जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके एसीसी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे कीजिए, ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड जो है अच्छी हो सके। एंड उसके अलावा हमें बताएं कि हम आपकी और कैसे हेल्प कर सकते हैं। गुड लक फॉर योर एसीसी एग्जाम। थैंक यू गाइस।